शैली निम्न समय में फली फूली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कुषाणों के समय में फली फूली, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए, तो यूनानी काल के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गंधार कला कहते हैं। इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम गंधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ माना जाता है। इसमें ग्रीक देवता अपोलो के समान ही बुद्ध की मूर्तियां बनी। सिर के पीछे प्रथामंडल, धुंधराले बाल तथा पारदर्शी वस्त्र इस कला की विशेषताएं थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 के चतुर्थ में आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू सुल्तान शहीद हो गया। नेक्स्ट देखिए, जंतर मंतर का निर्माण जो है वो किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, महाराजा जयसिंह ने किया था। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने किया था। इसका व्याख्या देखिए, तो जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाज्ञी नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1877 में नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की समाज्ञी रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत 1876 में घोषित किया गया। वर्ष 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि व भारत की समाज्ञी नियुक्त किया गया। अगला सवाल देखिए, यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 5 नंबर प्रश्न। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे को मानते थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ से 1928 में भारत आया। इसका हम लोग व्याख्या देखिए। तो साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 के सुधारों की जांच करना तथा इस बात की सिफारिश करना कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिए जाएं तो उसका स्वरूप कैसा होगा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में इस आयोग का जोरदार विरोध हुआ। नेक्स्ट सवाल देखिए, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1929 में। इसके हम लोग व्याख्या को कवर कर लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से या त्रासदी से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके हम लोग इम्पोर्टेंस या व्याख्या देख लेते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए एवं मारे गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 नंबर, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है।
गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा, जो भारत का राष्ट्रगान है। जयशंकर प्रसाद ने हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से नामक कविता की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से 10 नंबर सवाल। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसके हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आगा खां व सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1885 ईस्वी में। इसके हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसका पूर्ण नाम है, द्वारा की गई। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी भी बोलते हैं, ने किया था। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, कांग्रेस से कौन से प्रसिद्ध नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका व्याख्या देख लीजिए, दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने गांधी द्वारा रचित सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया। नेक्स्ट देखिए, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसती है। तो इसका जो राइट आंसर तो दिया नहीं गई है, यहाँ पर स्टार मार्क किया गया है। तो प्रश्न काल के समय मुंडा जनजातियों की सर्वाधिक संख्या बिहार में थी। वर्तमान में इनकी सर्वाधिक संख्या झारखंड में है। तो उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से बिहार राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जनजातियाँ मुख्यतः, और इस टाइम के हिसाब से झारखंड जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये जनजातियाँ मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करती है। मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि जनजातियाँ पाई जाती है। असम में बोडो, राभा, दिमारा आदि जनजातियाँ निवास करती है। उत्तर प्रदेश में कोल, थारू और खरवार आदि जनजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। यहाँ से इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में अवस्थित है, जो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 7 द्वीपों पर जीवन है। यह भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पंजाब में। इसके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। लौह अयस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि में प्रमुखता से प्राप्त होता है। पंजाब में लौह अयस्क की खानें नहीं प्राप्त हुई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सऊदी अरब। इसके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दिया गया है, तेल निर्यात करने वाले देशों में सऊदी अरब का स्थान सर्वोच्च है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कच्चे तेल के उत्पादक देशों में अमेरिका प्रथम, सऊदी अरब द्वितीय तथा रूस तृतीय स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 51/2 फीट। इसके हम लोग इम्पोर्टेंस व्याख्या देख लेते हैं। बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5 फुट 6 इंच यानी 1676 mm होती है। ब्रॉड गेज भारत के साथ दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रेल गेज है। मीटर गेज 1000 mm एवं नैरो गेज 762 mm या 610 mm का होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह बताने के लिए ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी राइट हो जाएगा। इसके हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता निकोलस कोपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके पूर्व
यह मान्यता दृढ़ हो चुकी थी कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 1530 में कोपरनिकस की किताब डी रिवोल्यूशन ऑरेलियम कोएस्टेल प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गोबी का मरुस्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन में है। इसके हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा, उत्तरी चिली तथा द सिंतो डे सेचुरा पेरू, उत्तर पश्चिम पेरू मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। इसके हम लोग इम्पोर्टेंस व्याख्या देख लेते हैं। तो बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर 24 डिग्री 31 मिनट 53 सेकंड है, 15 सेकंड तक है। नेक्स्ट देखिए, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेरिस से होकर बहती है। पेरिस नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है तथा फ्रैंकफर्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, स्वेज नहर जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, भूमध्य सागर को लाल सागर से। इसके हम लोग इम्पोर्टेंस फैक्ट देख लेते हैं। तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने वाली एक नहर है। सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर 193 किलोमीटर लंबी, 250 मीटर चौड़ी, 205 मीटर चौड़ी और 24 मीटर गहरी है। इसका निर्माण 10 वर्ष में पूर्ण हुआ एवं 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सूर्य द्वारा विकिरित पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से निकट स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। इसके हम लोग इम्पोर्टेंस व्याख्या देख लेते हैं। तो उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभरा होने के कारण वह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से 25 नंबर सवाल, एस्पेरेंटो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। एस्पेरांटो एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एस्पेरांटो के उपनाम से इस भाषा के निर्माता लुडविग लाजर जामे होफ ने एस्पेरांटो की पहली किताब 1887 में वारसा पोलैंड में प्रकाशित की थी। उनकी चाहत थी कि एस्पेरांटो एक वैश्विक भाषा बने। इस भाषा में एस्पेरांटो शब्द का अर्थ आशा रखने वाला होता है। नेक्स्ट देखिए, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। इसके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी और इटली तथा ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है, अतः वहाँ जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषाएं प्रधान रूप से बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन जो है असत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत का राष्ट्रपति करता है।
यहाँ से हम लोग इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। बाकी सभी कथन जो है वो सही है, ये जो है गलत है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है, ये जो है गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो हो जाएगा यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। इसके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। नेक्स्ट सवाल जो है वो देखिए, इसका हम लोग पहले व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या दिया गया है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, 14 दिनों तक रोक सकती है। इसके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। इसके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। केवल धन तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रतिबंध है कि वे प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। ठीक है, तो सी भी हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा और डी महाराष्ट्र भी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नकाल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश थे। वर्तमान में इसके अधिकार क्षेत्र में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापित हो गया है। मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र का अधिकार क्षेत्र भी एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों तक है। इसके अधीन महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव तथा दादर नवेली हवेली है। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है की स्वीकृति क्षमता क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्टार मार्क दिया गया है। तो इसके हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। 1986 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता जो है मुख्य न्यायाधीश के साथ 25 थी। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1951 में लाया गया। इसके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 19 वाक, अभिव्यक्ति, वृत्ति, जीविका तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई है।
नेक्स्ट देखिए, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसमें तो ऑप्शन में दिया नहीं गए हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं व्याख्या की तरफ से। भारतीय संविधान के 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई, किंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। वास्तव में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 26 अप्रैल 1975 से भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया, जो कि जो है ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक, यानी ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर प्रश्न, भारत में पंचायती राज राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बलवंत राय मेहता। ठीक है ना, ये प्रश्न जो है वो बीपीएसएससी, जिसको हम लोग बिहार दरोगा भी बोलते हैं, उसमें पूछा गया था इस बार। ठीक है, इसके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था तथा इसका विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो इसका राइट आंसर देगा डी, इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, यानी चारों जो है वो सही है। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की गई। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया, और 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5,000 करोड़ रुपए। इसके हम लोग व्याख्या देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो वर्ष 1992-93 के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा दिखाया गया। वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा 3.8%, राजकोषीय घाटा 6.4% तथा प्राथमिक घाटा 2.8% का अनुमान है। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर सवाल, पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ, यानी 1996 से 71। इसके हम लोग इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। फैक्ट दिया गया है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक चली थी, उसके पश्चात तुरंत ही चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की जा सकी और 1966 से 1969 के मध्य 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में जाकर ही प्रारंभ की जा सकी, जो कि 1974 तक चली थी। ठीक है, तो यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष कर। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है 41 नंबर सवाल, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 मिनट। इसके हम लोग इम्पोर्टेंस फैक्ट्स देखिए। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट समय लगता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड समय लगते हैं, यानी करीब करीब 8 मिनट। नेक्स्ट देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहा और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है वो लोहा और क्रोमियम का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, इसकी रचना में 72% लोहा का, 17 से 19% क्रोमियम का तथा 7 से 9% निकेल एवं कार्बन का योगदान होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पानी में चीनी का घुलना। ठीक,
पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप से पुनः प्राप्त किया जा सके, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का पूर्व रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध से दही बन जाने पर दही से किसी भी प्रकार दूध नहीं प्राप्त हो सकता है। तो ये जो है दूध से दही बन जाना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 44 नंबर सवाल, तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब तक भाप गुजरती है ऊपर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एल्यूमिनियम के ऊपर से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। जब भाप एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जबकि तांबे लोहे का कार्बन के साथ भाप अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। पॉस्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर नरवीकरण कीटाणु रहित किया जाता है, ठीक है ना, निर्वीकरण किया जाता है, निर्जीवीकरण, ठीक। और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दूध की खाद्य महत्ता तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव न पड़े। पश्चुरीकृत करने के लिए सामान्य तौर पर दूध 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक रखकर प्रशीतक को यानी फ्रिज द्वारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। एम्फीबिया उभयचर प्राणी होते हैं जो जल एवं थल दोनों पर समान रूप से रह सकते हैं, जैसे मेढक, घड़ियाल आदि। नेक्स्ट सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 47 नंबर, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। इसके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाले एक तीव्र ज्वर बीमारी है जो संक्रमित मादा एनफ्लूएंजा मच्छरों के काटने से लोगों में फैलती है। मलेरिया के प्रमुख लक्षण तेज बुखार, पसीना, सिर दर्द, थकान, जी मचलना आदि है। यह बीमारी दलदली क्षेत्रों में अधिक फैलती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एच.जे. भाभा। यहाँ से हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यानी व्याख्या। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत सरकार द्वारा अगस्त 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE का गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई को, ठीक है। व्याख्या देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर फास्ट बैरिडर रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और पुनः उत्पन्न करने के द्वारा उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके हम लोग व्याख्या देखिए, तो शीघ्रोत्पादी रिएक्टर यानी फास्ट बैरिडर रिएक्टर है जो बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। इसके द्वारा पुनः इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के लिए
जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे यह रिएक्टर 2 बार इस्तेमाल योग्य ईंधन में बदलकर उत्सर्जित करता है। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसे मॉक्स फ्यूल कहा जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में द्रव सोडियम को कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल यहाँ से दिया गया है, किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिहार में। ठीक है, बिहार के तराई क्षेत्रों में कालाजार नामक बुखार का व्यापक प्रकोप रहता है। कालाजार नामक यह बीमारी बालू मक्खी सैंड फ्लाई के काटने से होता है, जिससे मानव रक्त में लेशमेनिया डोनोवानी नामक परजीवी पहुंच जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। इससे प्रभावित अंग अस्थि मज्जा है। इसके प्रमुख लक्षण बार बार बुखार आना, हल्का बुखार होना, हमेशा होना और भूख और वजन में लगातार कमी होना, लीवर का आकार सामान्य से बड़ा हो जाना आदि। यूएन ब्रह्मचारी ने इसका उपचार विकसित किया था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से दिया गया है, बिहार में साक्षरता का स्तर जो है वो लगभग है, तो कितना है? तो यहाँ पर स्टार मार्क किया गया है। तो बिहार में 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 38.54% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2% तथा महिला साक्षरता 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, याद रखिएगा, 73.4%। नेक्स्ट देखिए, भारत में बिहार की जनसंख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से स्टार मार्क किया गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या इतना थी, जिसका दूसरा स्थान था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या इतना हो गई है। भारत के कुल जनसंख्या का 8.60% है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा राज्य है, जो कि तीसरे से अधिक यानी दूसरे से अधिक ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट दिया गया है, बुतरस धाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिस्र के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव 1992 से 96 तक बुतरस धाली थे, जो कि मिस्र देश के निवासी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों की सूची में निम्नलिखित है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? तो प्रथम महासचिव जो था संयुक्त राष्ट्र संघ का रिगवेली था, जो कि नॉर्वे देश का था। ठीक है ना। और यहाँ पर अभी जो है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस यानी वर्तमान में 2017 से कार्यरत है और पुर्तगाल के हैं। ठीक है, ये 1 नंबर और जो है ये 9 नंबर इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लिथुआनिया। इसके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए। तो 1991 में बोरिस येल्त्सिन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। गोबाचव के इस्तीफा के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। सबसे पहले लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा किया, फिर एस्टोनिया तथा लाटविया स्वतंत्र हुए। इसके बाद सोवियत संघ 15 राष्ट्रों में बट गया, जिसमें 11 राष्ट्रों ने मिलकर स्वतंत्र राष्ट्रकुल का गठन किया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विश्व के आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी के लिए। इसका हम लोग व्याख्या देखिए, दिया गया है 1992 के प्रारंभ में 3 से 4 जनवरी 1992 तक विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए स्विट्जरलैंड में डावोस की बैठक हुई।
जनवरी 2019 में 5 दिवसीय विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन 2019 का आयोजन डावोस में किया गया। यह संपन्न हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता, अमेरिका चीन व्यापार तथा सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर सवाल, इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैड्रिड में। ठीक है, इसका हम लोग व्याख्या देखिए, तो फिलिस्तीन और इजराइल के में प्रथम बैठक, सीधी बैठक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 1991-92 में हुई थी। उल्लेखनीय है कि इन वार्ताओं के लिए रूस व विशेष रूप से अमेरिका का सहयोगात्मक रुख रहा। परिणाम स्वरूप 13 दिसंबर 1993 को वाशिंगटन में फिलिस्तीन व इजराइल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1990 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा सैमनुजोमा को। इसके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार 1990 में सैमनुजाओ के प्रदान किया गया। वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार सिविल सोसाइटी संगठन प्रथम को दिया गया। अगला यहाँ से दिया गया है, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को 1991 में उन्हें जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विशेष ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके पूर्व उन्हें 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जा चुका था। श्री सत्यजीत रे 1955 में पाथेर पंचाली फिल्म का निर्माण करके विश्व सिनेमा पर छा गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपराजितो का अपूर्व संसार जैसी फिल्मों का निर्माण किया। नेक्स्ट देखिए 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF खबरों में था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पर करने की कोशिश करने के लिए। इसका हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, 1992 के प्रारंभ में JKLF नेता अमानुल्लाह खां अपने समर्थक के साथ कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर पार करना चाहते थे, जिन्हें पाकिस्तानी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर, हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा डी, भागलपुर के निकट। इसके हम लोग इम्पोर्टेंस फैक्ट्स देखिए, 1991 में भागलपुर के निकट एक गांव में अतिवादियों ने 40 लोगों को इकट्ठे मार दिया। बिहार में भूमि विवाद के कारण ऐसे नरसंहार कई बार हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या जो है कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 है। पंजाब विधानसभा में 1991 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 6 थी। नेक्स्ट देखिए, उस्ताद जहीरुद्दीन डागर हाल में खबरों में थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए। उस्ताद जहीरुद्दीन डागर को संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2018 के लिए कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान जाकिर हुसैन, जीतन गोस्वामी और सोनल मानसिंह और TK कल्याण सुंदरम को प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत ने 1991 को घोषित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत की यात्रा वर्ष। इसके हम लोग इम्पोर्टेंस फैक्ट्स दिया गया है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाने के लिए वर्ष 1991 को भारत की यात्रा वर्ष घोषित किया था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत अभियान 2002 में शुरू किया गया था तथा अतुल्य भारत 2.0 सितंबर
20 सितंबर 2017 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर दिखाइए JRD और JRD टाटा को केवल दिया गया, ठीक है ना। इसके हम लोग इम्पोर्टेंस फैक्ट्स देखिए। वर्ष 1992 में घोषित भारत रत्न पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा एवं सत्यजीत रे को प्रदान किया गया। वर्ष 2019 में यह पुरस्कार नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका और प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर देगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। इसका हम लोग व्याख्या देखिए। 1992-93 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डी रामा रेड्डी थे। फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रो.एम. जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान का आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट दिया गया है 1990 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इसका राइट आंसर देगा डी, ए नागेश्वर राव को दिया गया। इसका हम लोग इम्पोर्टेंस फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 1990 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ए नागेश्वर राव रेड्डी को दिया गया। राव रेड्डी को प्रदान किया गया था। भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान देने वाले फिल्मी हस्तियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1769 हस्तियों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुभारंभ किया गया। इस पुरस्कार की प्रथम विजेता देविका रानी 1969 थी और वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख हिंदी फिल्म के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर देगा सी, रिचर्ड अर्नेस्ट को दिया गया। 1991 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार रिचर्ड अर्नेस्ट को प्रदान किया गया। कैरोलिन आर वर्टुर्जी के बैरी शार्प्लिस और मार्टिन मेल्डल को क्लिक केमिस्ट्री एवं बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए रसायन विज्ञान 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए 1992-93 के रेलवे बजट में अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि की अनुमान है लगभग। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2090 करोड़। ठीक है, 1992-93 के रेलवे बजट में अतिरिक्त राजस्व वृद्धि का अनुमान लगभग 2090 करोड़ रुपए आंका गया था। वर्ष 2022-23 के लिए रेलवे के कुल आंतरिक राजस्व इकाई दहीं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 24 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट सवाल देखिए 70 नंबर। वर्ष 1991 का डेविस कप जीता था, तो राइट आंसर देगा बी, फ्रांस ने जीता था। ठीक है, इसके हम लोग इम्पोर्टेंट व्याख्या देखिए। डेविस कप का संबंध जो है लॉन टेनिस की स्पर्धा है। 1991 का डेविस कप फ्रांस ने जीता। वर्ष 2022 का डेविस कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। नेक्स्ट देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई क्रिकेट मैच श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 5वें टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने शतक बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दक्षेस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। राइट आंसर हो जाएगा डी, क्षेत्रीय सहयोग। इसका हम लोग व्याख्या देखिए। दक्षिण एशिया में एकता व सहयोग के लिए 1985 में ढाका में सार्क दक्षेस की स्थापना की गई। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक संगठन है जिसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये सभी हैं। भूटान व अफगानिस्तान। सार्क आंदोलन करने का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग है। इनका अन्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है। यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न देखिए, 73 नंबर दिया गया है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, चैरिटी फॉर ऑल कहलाता है। ठीक है ना, इसके हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या, 26 अगस्त 1910 को
मेसेडोनिया पूर्व यूगोस्लाविया का स्कोपेज शहर में अल्बानिया का एक भवन निर्माण किया गया। भवन निर्माता के घर में जन्मी मदर टेरेसा ने 1950 में सतत सेवा कार्य की दिशा में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना व 1952-53 में मरणास्त्र लोगों के लिए क्रमशः निर्मल हृदय व प्रथम अनाथालय की स्थापना की। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में असहयोगों व गरीबों की सहायता हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और वर्ष 1980 में उन्हें भारत रत्न से सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? राइट आंसर लगाइए, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की संसदीय प्रणाली है। बाकी सभी जो है वो असत्य कथन दिए गए हैं, यानी ऑप्शन लगाइए। अमेरिका और जर्मनी में संघात्मक शासन, फ्रांस में एकात्मक शासन, ब्रिटेन में फ्रांस एवं ब्रिटेन में एवं संवैधानिक राजतंत्र एवं एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। भारत में संघात्मक शासन है, किंतु गंभीर परिस्थितियों में यह एकात्मक भी होता है। नेक्स्ट देखिए, पंचशील की मुख्य विशेषता है। राइट आंसर देगा डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। व्याख्या देख लेते हैं। तो पंचशील का मुख्य विशेषता देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास है। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य नई दिल्ली में वार्ता के पश्चात 29 अप्रैल 1954 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए। यही 5 सिद्धांत पंचशील कहलाता है, जो निम्नलिखित है। कौन कौन से थे? तो फर्स्ट था एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता एवं प्रभुत्व का आदर। नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर दिया गया है पारंपरिक अनाक्रमण का आश्वासन। 3 नंबर है एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थता। 4 नंबर है समानता व पारस्परिक सहयोग और 5 नंबर है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 76 नंबर सवाल। बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पर्वतारोहण में। ठीक है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला है। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव है। नेक्स्ट देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो वर्ष 1965 के पाकिस्तानी हमले तथा अमेरिका द्वारा गेहूं न देने के मंसूबों को देखकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए थे। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर लगाइए रविंद्रनाथ टैगोर। इसका हम लोग व्याख्या देखिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव था, जबकि लाला लाजपत राय पंजाब केसरी तथा सी राजगोपालाचारी राजा जी या CR के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सी, विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, इंपॉर्टेंट व्याख्या देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। 1945 में युद्ध की समाप्ति के बाद कब शुरू हुआ था? तो 1939 में शुरू हुआ, 1945 में समाप्त हो गया, 6 सालों तक चला। 1945 के युद्ध की समाप्ति के बाद हुए चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत आज़ाद हुआ। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड सरकारी योजना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए सरकारी योजना है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1986-87 में चलाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है चिपको आंदोलन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। ठीक है,
चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने हेतु उत्तर भारत का एक सशक्त पर्यावरणीय आंदोलन था, जिसके जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नीरज सी चौधरी ने लिखा है। यहाँ पर हम लोग जो है, अब हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो नीरज सी चौधरी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन, हिंदुइज्म और ए पैसेज टू इंग्लैंड, कॉन्टिनेंट ऑफ शीर्ष आदि पुस्तकें लिखी। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वुमेन आदि पुस्तकों की रचना की। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से 83 नंबर सवाल, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद, जिसको हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने द ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आदि पुस्तकें लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने। सरोजिनी नायडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स आदि की रचना की। नयनतारा सहगल ने ए वॉयर ऑफ फ्रीडम का रचना किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है, वह है। तो इसका जो राइट आंसर स्टार मार्क कर दिया गया है। तो इसका हम लोग व्याख्या से देखेंगे। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद बंगाली, जो कि ऑप्शन में नहीं है, दूसरा स्थान है। भारत में मराठी 8.3 करोड़, तेलुगु 8.11 करोड़ और तमिल 6.9 करोड़ और हिंदी 52.83 करोड़ तथा बंगाली 9.72 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग व्याख्या देखिए। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अभिकरण है, जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है, जिसकी कार्यकारी भाषाएं जो है अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरविंद घोष है। ठीक है, इसके हम लोग व्याख्या देखिए। लाइफ डिवाइन या एस्से ऑन गीता आदि पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। मुल्कराज आनंद ने कुली, कॉन्फ्रेंस ऑफ ए लवर, टू लीव्स एंड ए बर्ड लिखा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी तथा स्वामी विवेकानंद ने न्यू हिंदुज्म की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? युग्म जो है गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी बांसुरी। यहाँ से भीमसेन जोशी जो है शास्त्रीय गायन से संबंधित है, अल्लाह रखा जो है तबला से संबंधित है और देबू चौधरी जो है सितार से संबंधित है। इसका व्याख्या देखेंगे। इसका व्याख्या देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की प्रख्यात गायिका है, जिन्हें वर्ष 1998 देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। बांसुरी के विख्यात वादक जो है उस्ताद हरि प्रसाद चौरसिया हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 88 नंबर, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुण शौरी है। ठीक है, अरुण शौरी को पत्रकारिता के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में 1957 में प्रारंभ किया गया। 1958 ईस्वी में भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को जन सेवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 89 नंबर प्रश्न, विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार हैं और मिलान करना है। ठीक है, राज्य नृत्य शुद्ध मिलान करना है। तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट है, आंध्र प्रदेश। तो ए का जो हो जाएगा 2 ऑप्शन, आंध्र प्रदेश का देखिए यहाँ से बुर्रा हो जाएगा लोक नृत्य। ठीक, असम का बिहू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का देखिए, हिमाचल प्रदेश का नटी हो जाएगा और राजस्थान का घूमर हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन 2, 1, 4, 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में बुर्रा और असम में बिहू, राजस्थान में घूमर और हिमाचल प्रदेश में नटी लोक नृत्य का प्रचलन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 90 नंबर सवाल। 90 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ठीक है, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिक निम्न प्रकार हैं। प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को मिला साहित्य के क्षेत्र में, और कब मिला था तो वर्ष 1913 में मिला था। ठीक है, सीवी रमन को दूसरा नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला था। तीसरा जो है तीसरे भारतीय को शांति के क्षेत्र में, जो कि मदर टेरेसा थी, 1979 में मिला था। और चौथा अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। और पांचवा कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला था। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारतीय मूल के विदेशी नागरिक नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था और 1968 में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यानी एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, 1983 में मिला था। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में मिला नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और वी एस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिला और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में मिला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक पत्रकारिता, लेखन तथा संपादन के लिए सराहनीय योगदान करने हेतु प्रदान किया जाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन पियरे ल्यूमिनेट को 2021 का यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5000 किलोग्राम होता है। ठीक है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग 5 टन होता है। सबसे भारी थल पशु अफ्रीकी हाथी माना जाता है जिसका औसत वजन 7 टन होता है, यानी 7000 किलोग्राम। जबकि सबसे भारी जीव नीली व्हेल मानी जाती है जिसका औसतन आकार जो है 35 मीटर और औसत भार जो है 205 टन होता है। ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की सफल व्याख्या की, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला सवाल देखिए, वैज्ञानिक 94 नंबर यहाँ से दिया गया है, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रायोगिक मनोविज्ञान में। ठीक है ना, इसका हम लोग व्याख्या देखिए, तो वैज्ञानिक इवान पावलोव प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित है जिन्होंने जीवों पर अनेक प्रयोग किए। उन्होंने अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार अनुबंध में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में लिया जाता है। इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता अनुक्रिया प्रकट करता है
उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध ही अनुबंधन है। पावलोव ने अपना प्रथम कुत्ते की लार ग्रंथि प्राप्त किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है 95 नंबर, लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो राइट आंसर देगा ये तीरंदाजी में, ठीक है ना। लिम्बा राम ने तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, इसका व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए 96 नंबर, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर देगा डी ऑप्शन, बैडमिंटन के लिए, ठीक है। तो थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष चैंपियनशिप का नाम है, जबकि महिलाओं के लिए उबेर कप, ठीक है ना, उबेर कप का भी संबंध बैडमिंटन से है, का आयोजन होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम एशियाई खेल हुए थे? तो राइट आंसर देगा सी, नई दिल्ली में हुए थे, ठीक है। इसका व्याख्या देखिए, प्रथम एशियाई खेल सन 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए। 18वां एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता एवं पालेमबांग शहरों में 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 को संपन्न हुआ। इसमें भारत ने कुल 69 स्वर्ण, जिसमें जो है 69 पदक जीतकर, यानी जिसमें 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक जीतकर 8वां स्थान प्राप्त किया। 18वें एशियाई खेल में प्रथम 7 सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता देश क्रमशः चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान, ईरान व चीन है। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है? राइट आंसर देगा डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ठीक है ना। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम रुंग राडे एकमई स्टेडियम है, ठीक है, जो प्योंगयांग उत्तर कोरिया में स्थित है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, जबकि तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मिशिगन स्टेडियम यूएसए में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 99 नंबर, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बैडमिंटन में, ठीक है। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने बैडमिंटन की ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से दिया गया है 100 नंबर, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। व्याख्या दिया गया है इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो डूरंड कप फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा है, यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल आयोजन है, ठीक है। सन 1988 में सर्वप्रथम डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शिमला में हुआ था, ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम लोग कल के वीडियो में हम लोग 29वीं बीपीएससी जो कि प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे 38वीं बीपीएससी में, ठीक है ना, 38वीं बीपीएससी में, जिनको हम लोग कवर कर लिए हैं व्याख्या के साथ, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।